नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे अगर बात की जाए तो ये बहुत चिंताजनक खबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक ऐसी खबर जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हो क्या रहा है और कैसे चीजें कंट्रोल में आएंगी। कहां की हम बात करें, हमारी पहली खबर जो हम आपको दिखाने वाले हैं, इंट्रोडक्शन के बाद जरूर देखिएगा। खैर, भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरों के लिए आपको ये शो जरूर देखना चाहिए। ये शो आपने देख लिया तो समझ लीजिए कि खबरों को अच्छे से जान लिया, समझ लिया। शुरू करते हैं आज की खबरों के परिचय यानी इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले जो आपके सामने खबर है, बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप ढाका से वॉशिंगटन तक ट्रेंडिंग है। तख्ता पलट के बाद टीवी 9 भारतवर्ष उसके बेहद करीब पहुंचने वाला दुनिया का पहला न्यूज चैनल बन चुका है। वहां पर आप जा नहीं सकते, वो भी रोक दिया गया है। क्यों? ऐसा क्या छुपाने? और वहां पर गोलियां क्यों चलाई जाती हैं म्यांमार की तरफ से? बहुत सारी चीजें आपको जरूर देखना चाहिए। थोड़ी देर में वहां से शेख हसीना के तख्ता पलट के अमेरिकी सीक्रेट को डिकोड हम करने वाले हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। और जम्मू कश्मीर के डोडा में ये वो खबर है जिसने झकझोर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर चल रहा है इस वक्त। एक आतंकी मारा गया, 3 आतंकी घेर लिए गए। इस मुठभेड़ में 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। वहां से जो वीडियो आया है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। और 15 अगस्त से पहले मोबाइल कॉल पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश सुनाई दे रहा है। तिरंगा कॉलर ट्यून पर कांग्रेस क्यों नाराज है, इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। अयोध्या में रामपथ पर लगी 50 लाख रुपए की लाइटें चोरी हो गई। अब इस चोरी पर अयोध्या से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज है। इस पर फिक्र की फाइल्स खोलेंगे। शुभ समाचार यह भी है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन का एक नया मार्ग मिल चुका है। इस नए मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा वाली 7 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने होंगी। और कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर के केस में सीबीआई ने आज आरोपी को कस्टडी में ले लिया। नए सिरे से सबूत जुटाए जाएंगे। गैंगरेप है या नहीं, सीबीआई ये गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। इसकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास है। और नागपंचमी के दिन हमने फिक्र आपकी में विदिशा की खबर दिखाई थी। वहां प्राचीन सूर्य मंदिर को एएसआई ने दस्तावेजों में मस्जिद बताया था। कलेक्टर ने इसके बाद यहां पूजा पर रोक लगाती थी। अब फिक्र इंपैक्ट यह है कि विदिशा कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया और उनके तबादले पर भड़के ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाए। आजादी की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति ने 103 वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया। 18 शौर्य चक्र और 4 कीर्ति चक्र दिए जाएंगे। राष्ट्रपति के हाथों गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त करने वालों में बिहार के एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल शामिल हैं, जबकि झारखंड के 7 पुलिसकर्मियों को भी गैलेंट्री मेडल मिलेंगे। और गोविंद मोहन देश के नए गृह सचिव होंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गोविंद मोहन को देश का नया गृह सचिव नियुक्त किया। वो अजय भल्ला की जगह लेंगे। गोविंद मोहन इससे पहले संस्कृति मंत्रालय के सचिव के तौर पर कार्यरत थे। गोविंद मोहन हर घर तिरंगा अभियान को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। फिक्र आपकी की शुरुआत उस खबर से जिसकी मैंने वहां पर पोडियम पे आपसे जिक्र किया था। एक ऐसी खबर जिसने झकझोर के रख दिया है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि उनका इलाज क्या है। भारतीय सेना के एक्शन का एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे पास जम्मू कश्मीर के जंगलों में हुए एंटी टेरर ऑपरेशन का नया वीडियो सामने आया। इसका ऑडियो सुनते रहिए। इसमें कितनी गोलियां चल रही हैं गिनना मुश्किल है। ध्यान से सुनिए ऑडियो जरा, मुझे भी दीजिए। लेकिन इतना जान लीजिए कि फायरिंग जबरदस्त है। सुन रहे हैं आप? यह आतंकवाद के खिलाफ सेना के ऑपरेशन की वो तस्वीर है जिसमें आतंकियों को छलनी करने की विधि है। ये देखिए, ये शॉट दूर से लिया गया, सिर्फ गोलियां चल रही हैं यहां पर नॉन स्टॉप। और शॉट दूर से लिया गया, जो अंदर जंगल के अंदर है वो हमारे सैनिक हैं। सोचिए उनके बारे में। तो भारतीय सेना के एक्शन का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार सबूत है। आप पहले 60 सेकंड का ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे।
ये वीडियो जम्मू कश्मीर के डोडा से आया है, जहां जंगल के इस क्षेत्र में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी, जिसके बाद सेना के जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने। वैसे तो इस वीडियो में सिर्फ जंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इसमें लगातार भयंकर फायरिंग की आवाज है। इतनी गोलियां बरस रही हैं कि जो भी उसकी रेंज में आएगा वो खत्म हो जाएगा। ये गोली सुरक्षा बलों की तरफ से चलाई जा रही है। बीच बीच में जंगल में छिपे आतंकी भी फायरिंग कर रहे हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी की तस्वीरें आतंक के खिलाफ भारत के नए ऑल आउट अभियान का सबूत है। सेना और आतंकियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के खौफ के कारण आतंकी अपना सामान भी छोड़कर भाग गए। एक M4 राइफल सहित बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ वाली जगह से खून से लथपथ 4 बैग बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि एनकाउंटर कल शुरू हुआ था। पटनी टॉप से सटे जंगल में हुए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन असर है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 48 राष्ट्रीय राइफल्स, 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। वो सिग्नल अधिकारी के पद पर तैनात थे। कहते हैं कि सिग्नल अधिकारी फर्स्ट एंड द लास्ट बुलेट ऑलवेज हिट्स हिम। वो क्विक रिएक्शन टीम का नेतृत्व कर रहे थे, जो डोडा के असर में छिपे आतंकियों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। आपको डोडा में एनकाउंटर की वो रिपोर्टर रील दिखाते हैं, जो ग्राउंड जीरो से हमारे पास है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन असर लगातार जारी है। कल देर रात सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि इन्हीं घने जंगल के अंदर आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। माना जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी इस घने जंगल के अंदर छुपे हुए थे। वहीं इसी बीच जो है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ है वो शुरू हो जाती है और इस सुरक्षा बलों को आज सुबह एक M4 राइफल रिकवर होती है, तो उसी के साथ 3 ब्लैक जो बैग हैं वो भी रिकवर किए जाते हैं। लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर इस वक्त भी चल रहा है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में भारतीय सेना का एक कैप्टन रैंक का ऑफिसर जो है वो शहीद हुआ है, तो वहीं एक आतंकी को जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने ढेर किया है। माना जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी इसी इलाके में घने जंगलों में छुपे हुए थे और उसी बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और एक आतंकी को जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की तरफ से ढेर किया गया है। दो से 3 आतंकी जो है वो अभी भी इलाके में ट्रैप हैं और लगातार जो एक्सचेंज ऑफ फायर है आतंकियों के साथ वो हो रही है। कोशिश भारतीय सेना की ये है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को समाप्त किया जाए। जितने भी छुपे हुए आतंकी हैं उनको ढेर किया जाए। वाजपेयी जी ने कहा था कि आप दोस्त तो बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। एक पड़ोसी की हरकतें हमने देख ली, वो था पाकिस्तान। अब दूसरे पड़ोसी की बात करते हैं, वो है बांग्लादेश। अगला फोकस बांग्लादेश पर है। वैसे तो शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे जो सार्वजनिक वजह है वो रिजर्वेशन फ्रंट में यही दिखाई देता है, लेकिन क्या इस तख्ता पलट की सीक्रेट वजह कुछ और है? क्या शेख हसीना की सत्ता जाने का सबसे बड़ा कारण बांग्लादेश का द्वीप? शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से आप सेंट मार्टिन आइलैंड की चर्चा लगातार सुन रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 3 दिन पहले ही उन्होंने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि अगर उन्होंने बंगाल की खाड़ी में मौजूद इस द्वीप को अमेरिका के लिए छोड़ दिया होता तो उनकी सत्ता बरकरार रहती। शेख हसीना के इस गंभीर आरोप पर अमेरिका का जवाब आ चुका है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने शेख हसीना के इन आरोपों का खंडन किया है। हमें पता था ऐसा ही होगा और साफ साफ कहा है कि बांग्लादेश की सरकार गिराने में उसका कोई रोल नहीं। जैसा उसने कहा था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक में, लेकिन बाद में जब वो नहीं मिले तो उसने कहा हम क्या करें।
समझने वाली बात यह है कि इस आइलैंड को लेकर ढाका से वॉशिंगटन तक इतनी हलचल क्यों है? बांग्लादेश में यह आइलैंड किस लोकेशन पर स्थित है? स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट मार्टिन आइलैंड इतना खास क्यों है? हमारे सहयोगी मनीषा 4 दिन से बांग्लादेश की ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं। आज वो इस विवाद को करीब से जानने के लिए सेंट मार्टिन द्वीप के बेहद नजदीक पहुंचे हैं। उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। यह रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको बता दें कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद TV9 यहां पहुंचने वाला दुनिया का पहला और एकमात्र न्यूज चैनल है। यहां स्थानीय लोगों से हुई बातचीत भी इस द्वीप से जुड़े विवाद पर आधारित है। बांग्लादेश का छोटा सा द्वीप सेंट मार्टिन बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित और क्षेत्रफल सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर। क्या वाकई इतने छोटे से द्वीप के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दिया? सच का पता लगाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम सेंट मार्टिन द्वीप के बेहद पास पहुंची। तो सुनिए पहली और अहम जानकारी क्या मिली। इस वक्त TV9 है बंगाल की खाड़ी में उसी जगह पर जहां सामने में सेंट मार्टिन आइलैंड है, लेकिन हालिया विवाद की वजह से अभी फिलहाल उस आइलैंड पर किसी विदेशी को जाने में मनाही है। सिर्फ और सिर्फ जो सेंट मार्टिन आइलैंड के लोग हैं वही वहां से आ जा सकते हैं। इसके अलावा किसी और को अभी वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। पड़ताल के दौरान TV9 की टीम को यह भी पता चला कि म्यांमार की सरहद से लगे होने के कारण यहां आए दिन फायरिंग होती रहती है और मछली पालन से जुड़े स्थानीय लोगों में ये दहशत की बड़ी वजह है। सेंट मार्टिन कहाँ है ये बताइए हमारे। सेंट मार्टिन यहाँ से 10-15 किलोमीटर होगा। सूजा इधर वहाँ दिखाई दे रहे जो आप। हाँ, वो जो मैं देख रहा हूँ वो जो आइलैंड है वही है। हाँ वही है सेंट मार्टिन। सेंट मार्टिन आइलैंड है। हाँ अच्छा, तो आप कभी सेंट मार्टिन आइलैंड गए हो? हाँ बहुत बार गया तो मैं, लेकिन अभी हमको जाने में दिक्कत होती है। अच्छा, इधर क्यों का दिक्कत हो रही है? क्योंकि मतलब ये तो सरकार का पता होगा, लेकिन हम जो पता लगाए वो आपको कहना चाहती हूँ कि जो म्यांमार है ना उसकी बॉर्डर हमारे बॉर्डर के पास है, तो बंदूक से गोली चलाती है तो लोग डर जाती है, इसलिए जाने में तकलीफ होती है। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश में आता है, लेकिन म्यांमार भी इस पर अपना दावा जताता है। दोनों देशों के बीच ये विवाद दशकों पुराना है, लेकिन नई बात म्यांमार से चल रहा विवाद नहीं है। 7 समंदर पार अमेरिका झगड़े की वजह है और अमेरिका पर लगाए गए शेख हसीना के गंभीर आरोप ढाका से लेकर वॉशिंगटन तक चर्चा में है। अमेरिका लेना चाहता है सेंट मार्टिन आइलैंड को बांग्लादेश के जैसे। आप लोग क्या सोचते हो? हमारे देश के लिए बुरा हो जाएगा, क्योंकि वो तो अभी हमारे देश का है। अगर हमारे देश में भी रहेगा तो अच्छी होगा। 6 महीना जो होता है उसमें वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं बहुत दूर से। धीरे-धीरे बांग्लादेश उसको डेवलप कर रहा है, टूरिस्ट प्लेस कर रहा है। हाँ, लेकिन अमेरिका इसको मिलिट्री बेस के तौर पे लेना चाहता है, और जब वहाँ अमेरिका मिलिट्री बेस बनाएगा तो फिर आपका टूरिज्म खत्म हो जाएगा। यही मानना है मेरे भी। शेख हसीना के आरोपों के मुताबिक अमेरिका यहां सैन्य बेस बनाकर हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। चीन पर नजर रख सकता है। शेख हसीना की माने तो अमेरिका को इनकार के बाद ही बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार गिरा दी गई। TV9 इस वक्त इस जगह पर मौजूद है, वो जगह जहां से कि दुनिया की आगे जो जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत हद तक डिसाइड होगा। और इसलिए जो कि यहाँ से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर सेंट मार्टिन आइलैंड है, और बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भारत और हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र, ये सब कुछ सेंट मार्टिन आइलैंड के अमेरिकी बेस बन जाने के बाद अमेरिका के नियंत्रण में या निगरानी में हो सकता है। और इसीलिए इस जगह की सबसे अधिक खासियत है। अमेरिका पर शेख हसीना के आरोप कितने दमदार हैं, क्योंकि बांग्लादेश में ऐसी बातें कई दिनों से चल रही है। ढाका में अमेरिका के सेंट मार्टिन आइलैंड को लेने की चर्चा वर्ष 2021 से चल रही है, और सच का पता लगाने के लिए TV9 की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पड़ताल जारी है। आप ये बात शायद नहीं जानते होंगे कि बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर सियासी सुगबुगाहट
वर्ष 2021 से हो रही है। जून 2021 में पहली बार बांग्ला अखबारों में दावा किया गया कि अमेरिका बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड की मांग कर रहा है। अमेरिका यहां सैन्य बेस बनाना चाहता है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बांग्लादेश वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष रशीद खान मेनन ने भी संसद में माना था कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप हासिल करना चाहता है और बांग्लादेश को क्वाड का मेंबर बनाने के लिए दबाव बना रहा है। शेख हसीना ने जून 2023 में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि बीएनपी अगर सत्ता में आई तो वो अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप बेच देगी। और यह गजब का इत्तेफाक है कि शेख हसीना की सरकार गिरते ही खालिदा जिया फौरन जेल से रिहा कर दी गई। हालांकि अभी वहां बीएनपी की नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम यानी केयरटेकर सरकार है। और अंतरिम सरकार में गृह मंत्री की हैसियत रखने वाले होम अफेयर्स एडवाइजर एम सखावत हुसैन ने अमेरिका पर लगाए गए शेख हसीना के आरोपों को आज ही बहुत बड़ा मजाक बताया। बांग्लादेश में कौन किसकी तरफ है और किससे मिला हुआ है, ये कहना मुश्किल है। अंतरिम सरकार की सत्ता में एक एक करके बांग्लादेश की आजादी और भारत से दोस्ती के सभी निशान मिटाए जा रहे हैं। सरकार खुद भी ऐसे फैसले ले रही है जो चौंकाने वाले हैं। बांग्लादेश को सीखना चाहिए मालदीव का क्या हाल है। वोट बैंक के चलते उन्होंने भारत के खिलाफ बहुत सारे बयान दिए, लेकिन बाद में जब जमीन पर उतरे तो पता लगा कि भारत के बगैर एक कदम नहीं चल सकते। बांग्लादेश को सीखने की जरूरत है। अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त के दिन मिलने वाले राष्ट्रीय अवकाश को रद्द कर दिया। बांग्लादेश के संदर्भ में 15 अगस्त की तारीख किससे जुड़ी है, आपको इसका इतिहास जानना चाहिए। असल में 15 अगस्त बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की पुण्यतिथि है, जिनके कई सारे पुतले तोड़ दिए गए, मूर्तियां गिरा दी गई, कई सारी बड़ी बड़ी स्टैचूज गिरा दी गई। बांग्लादेश बनने के 4 साल बाद ही 15 अगस्त 1975 को ढाका में परिवार के 16 सदस्यों समेत उनकी हत्या कर दी गई थी। वहां की आर्मी पर आरोप लगा था। उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और रेहाना इस हमले में बच गई थी, जो कि दोनों अभी भारत में हैं, क्योंकि वो उस समय ढाका में नहीं थी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के लिए राष्ट्रपिता जैसे थे, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार को अब उनके नाम पर राष्ट्रीय अवकाश मंजूर नहीं। आपको हमने कुछ दिन पहले बताया था कि हिंसक भीड़ ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को समर्पित संग्रहालय में आग लगा दी थी। यह संग्रहालय का भी उनका निवास हुआ करता था। इससे पहले की घटनाओं को याद कीजिए। 5 अगस्त को हिंसक भीड़ ने किस तरह शेख मुजीबुर रहमान की कई मूर्तियों को तोड़ दिया था। एक्सप्रेसवे से उनकी नेम प्लेट तक हटा दी गई थी। हमने इस बारे में जब जानकारों से बात की तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की पहचान तेजी से खत्म की जा रही है और यह सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है, इस सवाल पर सीधा शक पाकिस्तान की ओर जा रहा है। वैसे हम अंतरिम सरकार की बात कर रहे थे, तो आपको बता दें कि अंतरिम सरकार में गृह मंत्री की हैसियत रखने वाले होम अफेयर्स एडवाइजर एम सखावत हुसैन ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है और उनके बयान में भारत से नफरत की मात्रा थोड़ी ज्यादा दिख रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय के सलाहकार एम शखावत हुसैन ने भारत का सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में अपने देश के जवानों को सीमा पर अब से पीठ न दिखाने के कड़े निर्देश जरूर दे दिए। उन्होंने बिना भारतीय जवानों का नाम लिए हुए झूठे आरोप लगाए कि वो हमारी सीमा में घुसते हैं, हमला करते हैं, फिर फ्लैग मीटिंग के लिए दबाव बनाते हैं और दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब से ये नहीं चलेगा। एम शखावत हुसैन इतने पर नहीं रुके। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत अपनी जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश में दखल के लिए न होने दे। अगर ऐसा होने दिया तो भारत एक मित्र देश खो देगा। अब सवाल ये कि बांग्लादेश में क्या ये भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है, और ऐसा है तो क्या अंतरिम सरकार पाकिस्तान की कठपुतली है? अंतरिम सरकार में शामिल ऊंचे ओहदे के लोग पाकिस्तान वाली बोली क्यों बोल रहे हैं? ये इतिहास क्यों भूल गए कि अगर 1971 में भारत ने मदद न पहुंचाई होती तो बांग्लादेश आज भी पूर्वी पाकिस्तान ही रहता। उस समय निभाई मित्रता का ये कैसा सिला।
कांग्रेस नेता शशि थरूर किस ओर इशारा कर रहे हैं, जरा इस पर भी गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में भारत से दोस्ती के हर प्रतीक पर हमले हो रहे हैं और अब चुप रहना मुश्किल है। थरूर का यह बयान भारत विरोधी हाल के सभी घटनाक्रमों के मद्देनजर है और ढाका में भी वायरल है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का जोश भले ही हाई हो, लेकिन फिक्र के लेंस में उस अंतरिम सरकार का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश में मौजूद हमारे सहयोगी मनीष झा ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि बांग्लादेश में फिर से बड़ा विद्रोह हो सकता है। इस बार अवामी लीग के समर्थक विद्रोह कर सकते हैं। इसी अगस्त महीने में ही बड़े प्रदर्शन होने की आशंका है। छात्र आंदोलन का जवाब एक और आंदोलन से देने की गुपचुप तैयारी चल रही है। ऐसा हुआ तो बांग्लादेश में स्थिरता आने के बजाय माहौल और बिगड़ सकता है और बांग्लादेश कई साल पीछे जा सकता है। वहां के घटनाक्रम पर फिलहाल हमारी नजर रहेगी। इंटरेस्टिंग यह है, अगर ऐसा होता है तो फिर आर्मी क्या करेगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या सिविल वॉर की स्थिति होगी। फिक्र आपकी में अब वो खबर जिसका एपिसेंटर कोलकाता में, लेकिन आक्रोश देशव्यापी है। बीते 4 दिनों से यह खबर राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनी हुई है। सड़कों पर डॉक्टर्स का आंदोलन चल रहा है। राजनीति भी अपने नजरिए से हो रही है। ये मुद्दा कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी का है, जिस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है और उस सस्पेंस को सुलझाने का जिम्मा अब सीबीआई पर है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई आज से एक्शन मोड में आ गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और फोटोग्राफर समेत कुल 16 लोगों की टीम ने पड़ताल शुरू कर दी है। नए सिरे से सबूत जुटाए जा रहे हैं। दिन भर की तफ्तीश के बाद शाम को सीबीआई आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में पहुंची। इसी हॉल में 9 अगस्त को महिला डॉक्टर का शव मिला था। आज की जांच के दौरान सीबीआई का फोकस साक्ष्य जुटाने के साथ कड़ियों को जोड़ने पर था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होता है उसको कलेक्ट करना। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से केस डायरी अपने कब्जे में ले ली। पहले से गिरफ्तार संजय रॉय को अपनी कस्टडी में ले लिया। संजय से पूछताछ में पता लगाने की कोशिश है कि वही असली आरोपी है या फिर किसी को बचाने के लिए उस पर आरोप मढ़ा गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अब तक जो बयान दर्ज किए हैं उसकी भी तफ्तीश चल रही है। सीबीआई का फोकस मृत महिला डॉक्टर के 4 दोस्तों पर है। चारों दोस्त के साथ उसने डिनर किया था। इन्हीं के साथ वो आखिरी बार मिली थी। जिस डिलीवरी बॉय ने डिनर सर्व किया उससे भी पूछताछ करने की तैयारी है। अगले कुछ दिन सीबीआई टीम कोलकाता में ही कैंप करेगी। उसकी कोशिश पुलिस को आई पहली कॉल से लेकर पूरे क्राइम सीक्वेंस को स्थापित करना है। इस केस की कई एंगल से जांच होगी। सूत्रों के मुताबिक आगे का एक्शन प्लान यह है कि सीबीआई अस्पताल, कर्मचारी, परिवार और मौके पर पहुंचने वाले जितने भी लोग हैं उन सबके बयान दर्ज करेगी। जांच अधिकारी और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से बातचीत की जाएगी। यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या वारदात के बाद सबूत मिटाए गए, आखिर हत्या को पहले आत्महत्या क्यों बताया गया, वारदात के बाद पुलिस को जानकारी काफी देर बाद सुबह 10 बजे क्यों दी गई, क्या वारदात में कॉलेज प्रशासन की कोई भूमिका है, और सबसे बड़ी बात, क्या इस जघन्य वारदात में एक ही शख्स शामिल था या उससे ज्यादा, इसका पता लगाया जाएगा। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ जिस क्रूरता का जिक्र है उस आधार पर आशंका है कि वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। इस पर हमने बंगाल ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर बसव मुखर्जी से बातचीत की। उनका भी यही कहना है कि अपराध में एक से ज्यादा व्यक्ति होने की संभावना है। एक आदमी जब हम सीमेंट सैंपल कलेक्ट करता है, बच्चा जब नहीं आता है उसका टेस्टिंग के लिए मैक्सिमम 5 से 10 ml से ज़्यादा सीमेंट एक आदमी नहीं दे सकते। तो 5, 10, मैक्सिमम 15 ml। ये बात साफ आ रहा है कि काफ़ी सारे आदमी थे, एक से ज़्यादा ये तो ज़रूर हम लोग को बता पाएंगे। जो समझ में आ रहा है 150 ml ऑफ सीमेंट या तो वो एक आदमी के से नहीं हो सकता है। एटलीस्ट अ फ्यू पीपल, कुछ आदमी मिलके ये हादसा हुआ है। कोलकाता की निर्भय जैसी वारदात में कुछ और तथ्यों का TV9 भारतवर्ष को पता चला है। ये तथ्य हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीबीआई जांच शुरू होने से पहले ही पुलिस ने सोशल मीडिया और अलग अलग सोर्स के आधार पर कुल 15 किरदारों की पहचान की। इनमें महिला डॉक्टर के 4 दोस्त हैं जिन्होंने उस रात एक साथ डिनर किया था। इसके अलावा खाना पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय, इन सब से पूछताछ की गई। उस रात ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ और ग्रुप डी के कर्मचारी से भी सवाल जवाब हुए। चेस्ट मेडिसिन विभाग के HOD का बयान दर्ज किया गया है। इस विभाग में महिला डॉक्टर पढ़ाई कर रही थी। परिवार को सूचना देने वाले अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से भी सवाल जवाब हुए।
इसके अलावा एक रेडियो जॉकी से भी पूछताछ हुई है। पुलिस ने कुछ और लोगों को समन भेजा था, लेकिन केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। अब सीबीआई नए सिरे से जांच आगे बढ़ाएगी, जिसकी शुरुआत उस समय से होगी जब पुलिस को पहली कॉल आई थी। पुलिस को पहली कॉल शुक्रवार सुबह 10 बजे की गई। पुलिस की एक टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंची। पुलिस की प्रारंभिक जांच क्या कहती है, आपको यह बताते हैं। सेमिनार हॉल में जहां शव था, वहां पहुंचने पर पुलिस ने जो शुरुआती रिपोर्ट तैयार की, वही अब आपकी स्क्रीन पर है। पुलिस के मुताबिक नीले रंग के गद्दे पर बॉडी पड़ी हुई थी। मृतक की बॉडी के बाईं तरफ एक जीन्स रखी हुई थी। पास ही एक हेयर क्लिप भी था। डेड बॉडी के पास एक टूटा चश्मा मिला। दोनों आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। चेहरे, बाएं पैर, पेट और नाखून में चोट के निशान थे। गर्दन और दाएं हाथ की रिंग फिंगर, होठों पर भी चोट के निशान मिले हैं। गद्दे पर काफी बाल बिखरे हुए थे और नीले गद्दे पर खून सूख चुका था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल का वीडियो भी आज सामने आ चुका है। यहां लेडी डॉक्टर के साथ उस रात क्रूरता हुई थी। इस वीडियो में महिला डॉक्टर का शव नीले गद्दे के ऊपर दिख रहा है। वीडियो में लैपटॉप, पंखा, बोतल और सीढ़ी दिख रहे हैं। एक बैग भी रखा नजर आया। यानी जिस तथ्य का जिक्र पुलिस की प्रारंभिक जांच में था, इस वीडियो का सीन भी उससे मिलता जुलता है। इस घटना के बाद पीड़ित के परिवार को भी मेडिकल कॉलेज बुलाया गया। पीड़ित के पड़ोसी ने बताया कि जब हम वहां पहुंचे तो 3 घंटे तक हमें डेड बॉडी नहीं दिखाई गई। जब डेड बॉडी देखी तो बच्ची के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। चश्मे को ऐसे कुचला गया था जिससे उसकी आंखों से खून आ रहा था। इस केस में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस्तीफे के बाद उनकी दूसरे कॉलेज में नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन आरजी कर अस्पताल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहे अख्तर अली का कहना है कि संदीप घोष भ्रष्ट और रसूख वाला आदमी है। आपको याद होगा कि कल हाईकोर्ट ने भी संदीप घोष को लेकर सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजी कर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। फाइनेंशियल पावरफुल है क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था। विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। हमसे कुछ देर पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सामने आई। उन्होंने कहा कि 48 घंटे की जांच के आधार पर मैंने कई लोगों को जो है तबादला कर दिया। जनता को यह समझना होगा कि बिना सबूत हम काम नहीं कर सकते। कोलकाता के धनंजय चैटर्जी मामले का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उसे फांसी दे दी गई। उसके बाद गवाह ने कहा था कि धनंजय के खिलाफ बयान देने के लिए उसे धमकी दी गई थी। 2004 में धनंजय चैटर्जी को रेप और हत्या के केस में फांसी दी गई थी। वैसे ममता बनर्जी ने सीबीआई से अपील की है कि वो दोषी को फांसी की सजा दिलवाए। फांसी হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে ফাঁসি ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরোপুরি তদন্ত উদ্ঘাটিত করতে হবে। যদিও আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তের 90% করে দিয়েছে। कोलकाता रेप मर्डर पर आज भी देश के कई अस्पतालों में इलाज ठप होने से मरीज परेशान हैं। आज दिन भर सियासी बयानबाजी भी हुई। ममता बनर्जी को बीजेपी ने निर्ममता कहकर टारगेट किया। सीबीआई की टीम उस जगह पर गई है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वहां पे बृहस्पतिवार और शुक्रवार की रात को क्या हुआ था। जब तक हमारी बहनों को न्याय नहीं मिलेगा, आपने देखा कलकत्ता में कितनी बर्बरता से उसका रेप हुआ और मर्डर हो गया। आप समझिए हॉस्पिटल लोग आते हैं अपनी जान बचाने के लिए, अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर खुद ही सिक्योर नहीं है तो वो लोगों की जान कैसे बचाएंगे। हमारी कोई भी मांग अभी तक सरकार ने नहीं मानी है। जो
सीबीआई का जो मामला था वो कोर्ट को आगे आना पड़ा, वो सरकार का इनिशिएटिव नहीं था। हमारी वही। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसमें अभी यह तय होना बाकी है कि चोरी हुई है या भ्रष्टाचार हुआ है। यह मामला है अयोध्या के उस राजपथ का, रामपथ का, जिस पर चलकर श्री राम मंदिर पहुंचा जाता है। इसी वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे अयोध्या को सजाया गया। इस क्रम में राम मंदिर की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क, जिसका नाम रामपथ है, उसे सजाया गया था। आधुनिक और डेकोरेटिव लाइट्स लगाई गई थी। अब दावा है कि इन डेकोरेटिव लाइट्स की चोरी हो गई। इन लाइटों को दिन दहाड़े चोर उड़ाकर ले गए और पुलिस प्रशासन किसी को पता नहीं चला। हालांकि प्रशासन को चोरी वाली इस कहानी पर थोड़ा शक है। वो इसे भ्रष्टाचार के मामले की तरह भी देखने की कोशिश कर रहा है। ये चोरी है या भ्रष्टाचार, इसका सच सामने आने में तो समय लगेगा। लेकिन इस खबर पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की, जिससे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि चोरों और भ्रष्टाचारियों से भगवान राम की नगरी भी नहीं बच पा रही है। अयोध्या में राम मंदिर जाने के लिए करीब 13 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है जिसका नाम है रामपथ। करीब 10 महीने में इस रामपथ का निर्माण किया गया। इसी पथ पर फसाड लाइटिंग, म्यूरल पेंटिंग, विंटेज सोलर लैंप समेत कई तरह की डेकोरेटिव लाइट्स लगाई गई। इसमें कुछ लाइट्स पेड़ों पर भी लगाई गई, जिनको लगाने में काफी मशक्कत लगी, ऐसा कहा जाता है। इसमें करीब 6400 बैम्बू लाइट्स और करीब 96 गोबो प्रोजेक्टर्स थे। आरोप है कि इसी रामपथ से पिछले दिनों 3800 बैम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरी हो गए, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी की घटना 2 महीने पहले मई में हुई और 9 अगस्त को यानी 5 दिन पहले ही इसकी शिकायत और एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में दावा किया गया है कि 19 मार्च तक सभी लाइट्स लग गई थीं, लेकिन 9 मई को निरीक्षण के बाद पता चला कि कुछ लाइट्स गायब हैं। और जब पूरे रामपथ पर गिनती हुई तो यह संख्या 3800 बैम्बू लाइट और 36 गोबर प्रोजेक्टर लाइट्स की थी। वैसे तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा कि रामपथ से लाइट गायब होने का सवाल ही नहीं है। इन पदों पर आवागमन हमेशा रहता है और ऐसे में इन पथों से हजारों की संख्या में लाइट गायब हो जाए ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि एक और बड़ी बात है, वहां पर सीसीटीवी सर्विलांस जो है वो काफी हैवी है। उन्हें लाइट्स लगाने वाली कंपनी पर भ्रष्टाचार का शक है। देखिए, रामपथ पे कोई लाइट्स गायब नहीं हुई है। कुछ ऑर्नामेंटल लाइट्स लगाई गई थी और कॉन्ट्रैक्टर का ये एलिगेशन है कि हमारी लाइट्स चोरी हो गई है। और प्राधिकरण का मानना है कि संभव नहीं है, क्योंकि वो संभवतः अपने बचाव में इस तरह की बात बोल रहा है। ये जांच का विषय है। कुछ हो सकता है क्षतिग्रस्त हुई हों, कुछ बंदरों की वजह से क्षतिग्रस्त हुई हो, उसकी संभावना से नकारा नहीं जा सकता। परंतु वो जो संख्या वो बता रहा है, ये संभव नहीं है कि चोरी हुई हो। तो वो जांच कर रहे हैं और अगर उसके द्वारा अगर गलत इस तरह की बात कही जा रही है तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। घोर कलयुग। वैसे जब रामपथ पर लाइट्स लगी होंगी तो उसका ऑडिट भी हुआ होगा, गिनती तो हुई होगी ही, फोटोग्राफी भी हुई होगी। तो यह कैसे संभव है कि बिना लाइट लगाए ही ठेकेदार यह कह दे कि लाइट चोरी हो गई? दूसरी तरफ कमिश्नर का यह तर्क भी है कि जिस रास्ते से हर दिन हजारों लोग जाते हैं, वहां से सरेआम 3800 लाइट्स कैसे चोरी हो गई? वैसे इन दोनों सवालों के जवाब पुलिस और प्रशासन को ही देने होंगे। श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है और अयोध्या भी अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ रही है। वहां पर एक नया अयोध्या है, एक पुरानी अयोध्या है। बड़ा खूबसूरत अयोध्या को बनाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने बार बार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे पहले सरकार पर बिना उचित मुआवजा के अयोध्या में जमीन अधिग्रहण का आरोप लगा। फिर बारिश शुरू होने पर 13 किलोमीटर की सड़क पर 13 बड़े गड्ढे हो गए, हमने दिखाया आपको। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में 30 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और अब रामपथ से 50 लाख रुपए की लाइट चोरी होने का मामला दर्ज हुआ है। इस नए मामले के बाद विपक्षी दल बीजेपी पर तीखा हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि अयोध्या में चोरों ने कानून व्यवस्था की बत्ती गुल कर दी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी रामपथ और भक्ति पथ के नाम पर 2014 से जनता के वोटों को लूट रही है। ऐसे में रामपथ और भक्ति पथ से लाइटें चोरी होना कौन सी बड़ी बात? कि रामपथ से ये बिजली की चोरी हो गई है, ये गंभीर मामला है लाइट का और इसको गंभीरतापूर्वक लेने की ज़रूरत है।
और ये और भी गंभीर हो जाता है कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी अयोध्या में प्रवास कर रहे हों और कौन से चोर इतने बलशाली हो गए कि चोरी कर लिया है। 50 लाख की लाइटें चोरी हो गई हैं अयोध्या में। किसका, राज्य सरकार किसकी है मुझे याद नहीं आ रहा। वो आप जानते हैं तो उनसे पूछिए। अयोध्या में। हाँ, तो अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में ही है ना अयोध्या, वहाँ राज्य सरकार किस पार्टी की है? जो लोग इसको लेकर के राजनीति कर रहे हैं उनको तो पहले स्वयं से अपने आप में ये जवाब देना होगा कि अयोध्या को किस बदहाली में उन्होंने रखा था। आज अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, अवधेश प्रसाद सवाल उठा रहे हैं, इस अयोध्या को इस बदहाली में रखा था कि इन लाइटों की कल्पना तक नहीं थी। चर्चा करने का समाजवादी पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से रामपथ से लाइट या तो गायब कर दी गई है या चोरी कर ली गई है, इस पूरे प्रकरण की जांच जरूर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। और अब एक ऐसी खबर, यहां अयोध्या में तो लाइट चोरी हो गई, लेकिन अब एक ऐसी खबर जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाकई ऐसा भी हो सकता है। आपकी सेहत की फिक्र वाली खबर है। हमारे सभी दर्शक अपने घरों में रोज खाने पीने में नमक और चीनी का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, बल्कि ये शो देखते हुए भी आप कुछ ना कुछ खा रहे होंगे, उसमें नमक भी रही होगी, चीनी भी रही होगी। डेजर्ट हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि जो नमक और चीनी आप खा रहे हैं वो पूरी तरह शुद्ध है? शायद आपको हमारे ये सवाल थोड़े हैरान करें, लेकिन कहीं आपके नमक में माइक्रोप्लास्टिक तो नहीं है? माइक्रोप्लास्टिक नमक में, या फिर जो चीनी आप इस्तेमाल करते हैं कहीं उसके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक तो नहीं है? और वो भी बड़े बड़े 0.1 से काफी करीब करीब 5 mm तक के। ये सवाल इसलिए क्योंकि अब इस नमक और चीनी को लेकर एक नई रिसर्च सामने आ गई है जिसमें बहुत चौंकाने वाला दावा किया गया है। ये स्टडी जो है दिल्ली के पर्यावरण अनुसंधान संगठन टॉक्सिक लिंक्स ने की है और संगठन का दावा है कि देश के लगभग सारे नमक और चीनी के ब्रांड में माइक्रोप्लास्टिक मिली है। टॉक्सिक्स लिंक के अनुसार नमक और चीनी के लगभग सभी नमूनों में अलग अलग तरह के माइक्रोप्लास्टिक शामिल थे, जैसे कि फाइबर, पेलेट्स, फिल्म्स और फ्रेगमेंट्स। और इन माइक्रोप्लास्टिक्स का आकार 0.1 mm से लेकर 5 mm के बीच पाया गया है। सबसे अधिक माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा आयोडीन युक्त नमक में पाई गई है, जो मल्टी कलर के पतले फाइबर और फिल्म्स के रूप में थे। शॉकिंग है ये। रिसर्च के लिए 10 तरह के नमक की रिसर्च की गई और दुकान और ऑनलाइन दोनों जगह के 5 अलग अलग प्रकार की चीनी खरीदकर भी जांच की गई और सब में माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार नमक के नमूनों में प्रति किलोग्राम माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा 6.71 से लेकर 89.15 टुकड़े तक पाई गई है। यानी 1 किलोग्राम के नमक में माइक्रोप्लास्टिक के 90 टुकड़े, जबकि 1 किलो चीनी में कम से कम 12 और अधिकतम 68 टुकड़े माइक्रोप्लास्टिक के पाए गए। लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में यह भी सवाल होगा कि माइक्रोप्लास्टिक होता क्या? तो इस पर भी फिक्र की फाइल खोलते हैं। दरअसल 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है और यह माइक्रोप्लास्टिक सेहत के साथ पर्यावरण के लिए भी घातक है और ये खाना, पानी और हवा के जरिए किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक किसी को भी बीमार नहीं बल्कि बहुत बीमार कर सकते हैं। कैसे शरीर के ऊपर इसका असर होता है ये भी समझिए। शरीर में जाने के बाद ये माइक्रोप्लास्टिक ब्लड सेल्स के बाहरी हिस्से से चिपक जाते हैं, जिससे शरीर के टिश्यूज में ऑक्सीजन कम होने लगती है और फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन फ्लो बॉडी में खराब होता जाता है। ये माइक्रोप्लास्टिक इम्यून सिस्टम पर भी नकारात्मक असर डालता है और इसकी वजह से शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ये माइक्रोप्लास्टिक गर्भवती महिलाओं के साथ बच्चों के लिए और ज्यादा हानिकारक होता है और इससे फेफड़े, दिल, दिमाग और पाचन तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और सबसे दुखद और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? अगर किसी एक
पर्टिकुलर खाने में है तब तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन चीनी, इसका सेवन तो रोज दिन में कई बार होता है। नमक, रोज इसका सेवन करते हैं दिन में कई बार, इसमें माइक्रोप्लास्टिक मिल रहे हैं। इस खबर पर आज हमने कई हेल्थ एक्सपर्ट से बातचीत की, जिस पर आपको एक रील दिखाते हैं। करीब 10 सैंपल लिया हमने नमक का और 5 सैंपल हमने मार्केट से लिया शुगर का। तो ये ब्रांडेड भी थे, कुछ बिना ब्रांड के भी जो मिलते हैं मार्केट में, कुछ ऑनलाइन लिया। इसका जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, मेथोडोलॉजी है, उसी अनुसार से हमने इसका इस पे रिसर्च किया और जब हमने इसका टेस्ट किया तो इसमें हमें माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा मिली। या हमने जो टेस्ट किया उसमें कम मात्रा में मिली, पर रॉक सॉल्ट में भी कुछ मात्रा मिली थी। पर आयोडाइज सॉल्ट में जो हमें रिपोर्ट मिला है और जो टेस्ट की थी, आयोडाइज सॉल्ट में ज़्यादा मिला है। ये नमक और चीनी का उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है और ये सोर्स क्या है माइक्रोप्लास्टिक का, ये जानना भी बहुत आवश्यक है और इस पर बराबर शोध होते रहना चाहिए, जिससे हमको इससे नुकसान न हो। इंसान करे तो क्या करे, हवा में पोल्यूशन है, नमक चीनी में मिलावट है, क्या करे। जिस नमक और चीनी में माइक्रोप्लास्टिक होने का चौंकाने वाला दावा किया गया है, उसी नमक और चीनी को भारतीय भरपूर इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय हर दिन औसतन 10.98 ग्राम नमक और लगभग 10 चम्मच चीनी का सेवन करता है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तय सीमा से काफी अधिक है। WHO के मानकों के अनुसार प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक और प्रतिदिन 6 चम्मच से कम चीनी का सेवन करना चाहिए। यानी जो चीनी और नमक आपके खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, वो ही कैसे आपकी सेहत की सत्ता का स्वाद खराब कर सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है।